हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव माइंड एंड माय नेम इज़ प्रेम धीमान। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि हम एक जर्नी पर हैं जिसमें हम इस यूनिवर्स को समझने की कोशिश करेंगे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, फिजिक्स के थ्रू। तो इस जर्नी को स्टार्ट करते हुए आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करना चाहता हूँ जिन्होंने इस पूरी साइंस को रिवोल्यूट करके रख दिया, पूरे वर्ल्ड की सोच बदल कर रख दी। उनका नाम था गैलीलियो गैलीली। मैं इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के नाम से भी कह सकता हूँ, फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, ये सब उन्हीं के नाम है। तो ऐसा इन्होंने क्या कर दिया था कि जिनके कारण उन्हें इतने बड़े बड़े नाम दिए गए। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, कितना बड़ा नाम दिया गया है इन्हें कि मतलब कि जो मॉडर्न की साइंस है उनके फादर। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कि इन्होंने ऐसा क्या किया था। हमें न्यूटन्स के लॉ के बारे में सुना ही होगा, पढ़ा है, सुना है, क्योंकि ये छोटे होते हुए क्लासेस में आ जाते हैं। न्यूटन ने अपने 3 लॉज दिए थे। उनका फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि गैलीलियो गैलीली की देन है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, जिसे मैं लॉ ऑफ इनर्शिया कहता हूं, वह न्यूटन ने नहीं, गैलीलियो गैलीली ने दिया था। इस लॉ में क्या कहा जाता है, यह लॉ क्या कहता है कि अगर यूनिवर्स में कोई भी चीज प्रेजेंट है तो अगर वह रेस्ट पे है तो वह रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा दें। अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लगा देता है तो वह उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। ऐसे ही अगर कोई भी चीज एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है स्पेस में, तो वह उसी स्पीड के साथ मूव करती चली जाएगी और तब तक मूव करेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा दे। प्रैक्टिकल लाइफ में मैं ऐसे एग्जांपल्स देख सकता हूं, जैसे मैं बस में बैठा हूं और बस एकदम से स्टॉप कर जाती है तो मैं एकदम से झटका महसूस करता हूं आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी उसी स्पीड के साथ आगे रहने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब बस स्टॉप हुई तो मेरी बॉडी तो आगे की तरफ मूव करी। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी चाह रही थी कि मैं मूव करती रहूं, लेकिन बस स्टॉप हो चुकी है तो मुझे एक जर्क महसूस होता है और मैं आगे की तरफ गिरता हूं। मेरे जो पैर है वह धरती के साथ, मतलब कि बस के फ्लोर के साथ रहते हैं फ्रिक्शन के कारण, तो फ्रिक्शन हमें रोक देता है। लेकिन अगर फ्रिक्शन को भी मैं हटा दूं, इस स्पेस को मैं बिल्कुल खाली रखूं, आसपास कोई भी ऐसी एजेंसी ना हो जिससे कोई फोर्स लग पाए, तो मेरी वह चीज मूव करती रहेगी या वह रेस्ट पर होगी। तो यह था लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यह गैलीलियो गैलीली ने दिया था। उस टाइम पर यह माना जाता था कि जो अर्थ है वह इस यूनिवर्स का सेंटर है। पर एक साइंटिस्ट जिनका नाम था निकोलस कोपरनिकस, उन्होंने यह कहा कि अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स बट द सन इज द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स। मीन्स अर्थ जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ना कि सूर्य अर्थ के चारों ओर। क्योंकि उस टाइम यह माना जाता था कि जो सूर्य, प्लैनेट्स और बाकी के जो तारे हैं या चंद्रमा हैं, ये सारे अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जब उन साइंटिस्ट ने आसमान की तरफ देखा और ऑब्जर्वेशंस की कि नेचर तो के पैटर्न्स तो कुछ और बोल रहे हैं, और उन्होंने इस रहस्य को जान लिया, तो उन्होंने यह कहा कि नहीं, जो अर्थ है वह चक्कर लगाती है सूर्य के। लेकिन उस समय के लोगों ने इसे बिल्कुल नहीं माना, क्योंकि उस समय जो लोग थे वह साइंस ने अपने इतने कदम नहीं रखे थे और सारे के सारे लोग धर्म पर ही पूरा विश्वास करते थे और बाइबल के जो कुछ तथ्य थे जो कि इससे मैच नहीं खाते थे, इसलिए उन्होंने इसको नकार दिया। लेकिन गैलीलियो गैलीली ने इसका सपोर्ट किया। उन्होंने ये कहा कि अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। उसके ऊपर उनके ऊपर दुनिया हंसी। दुनिया ने ये कहा, लोगों ने ये कहा कि अगर अर्थ घूम रही है तो अगर मैं इस पर जंप करता हूं तो अर्थ तो आगे निकल जानी चाहिए, मैं पीछे रह जाना चाहिए। तो इसी तरीके से उन्होंने उनकी इस थ्योरी को नकारा। लेकिन उन्होंने गैलीलियो गैलीली ने इसकी भी एक्सप्लेनेशन दी कि जैसे जितनी वेलोसिटी के साथ अर्थ मूव कर रही है, मैं भी उतनी ही वेलोसिटी के साथ मूव करता हूं। फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, गाड़ी मूव कर रही है तो गाड़ी आपको अपने साथ लेकर जाती है।
इसी तरीके से इसी तरीके से आपकी स्पीड गाड़ी की स्पीड के साथ मैच रहती है, और जैसे जैसे गाड़ी अपना पाथ को फॉलो करती है वैसे वैसे आप भी उसी पाथ को फॉलो करते रहते हैं। तो गैलीलियो गैलीली ने इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन करा, जो कि बिल्कुल सही भी था। उसके बाद लेकिन जो इटली में उनका जन्म 1564 में हुआ, 15 फरवरी 1564 में। उसके बाद में एक प्रोफेसर बने मैथमेटिक्स के एक यूनिवर्सिटी के अंदर। उन्होंने काफी रिसर्चेस की, उन्होंने इस यूनिवर्स के पैटर्न्स को समझने की कोशिश की, नेचर कहना क्या चाहती है। जब उन्होंने इस थ्योरी का सपोर्ट करा तो उस टाइम इटली में जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैथोलिक चर्च संभालती थी, रोम की। तो रोम की कैथोलिक चर्च ने उनकी इस थ्योरी को बेतुका साबित कर कर उनके ऊपर बैन लगा दिया और उन्हें उम्र कैद तक की सजा दे दी गई। बाद में इस पेनल्टी को रिड्यूस करते हुए उनको हाउस अरेस्ट में बदल दिया गया कि वे सारी उम्र अब घर में ही नजरबंद रहेंगे। लेकिन उन्होंने यहां नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी रिसर्च को आगे रखा। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से इस नेचर के पैटर्न्स को समझने की कोशिश करी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, उनकी क्यूरियोसिटी जागी कि आखिर आसमान में जो ये तारे चमक रहे हैं इनके पीछे का रहस्य क्या है। तो उन्होंने अपना ही खुद का एक मॉडिफाइड टेलीस्कोप बना दिया। उनसे पहले टेलीस्कोप का आविष्कार हो चुका था, लेकिन उनके पास टेलीस्कोप नहीं था। उन्होंने अपने ही दिमाग से टेलीस्कोप बनाया, जो कि पहले वाले टेलीस्कोप से भी ज्यादा एडवांस्ड था। उससे 8 गुना ज्यादा हम मैग्नीफाई कर देख सकते थे। तो उन्होंने इससे मून्स के फेसिस, वीनस के फेसिस और जुपिटर और उनके मून्स तक को डिस्कवर कर दिया। और आज जुपिटर के मून्स को हम गैलीलियन मून्स कहते हैं उनके ऑनर में। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी चीज हो इस धरती पर, चाहे वह भारी हो चाहे वह हल्की हो, एक ही टाइम पर धरती से टकराएंगी। सुनने में हमें भी बेतुका महसूस होता है कि अगर ऐसा कैसे हो सकता है। कबूतर का एक पंख मैं अगर अपने एक हाथ में रखूंगा और एक मैं लोहे की गेंद अपने दूसरे हाथ में रखूंगा, एक ही टाइम पर उनको छोड़ देता हूं, तो कबूतर का पंख तो ऐसे ऐसे स्विंग करते हुए धरती पर जाकर टिक जाता है, लेकिन लोहे की तो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। पर गैलीलियो गैलीली बिल्कुल सही थे और उनकी इस बात को भी लोगों ने नहीं माना। ये हम भी नहीं मान सकते थे। क्यों? क्योंकि हमें जो दिखता है हम उसी पर विश्वास कर लेते हैं। पर ऐसा क्यों है कि एक कबूतर का पंख धीरे धीरे करके नीचे गिरता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एयर का प्रेजेंस है। एयर इस तरीके से कबूतर के पंख के ऊपर फोर्स लगाती है कि वह आराम से धीरे धीरे गिरता है, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। लेकिन अगर मैं यहाँ वैक्यूम क्रिएट कर दूं या एयर की प्रेजेंस ही खत्म कर दूं, तो आप सुनकर हैरान होंगे कि अगर मैं एक हाथी को भी लेकर एक हाइट पर लेकर चला जाऊं और कबूतर के पंख को उसी हाइट पर लेकर चला जाऊं, दोनों को एक ही टाइम पर छोड़ूं, तो एक ही टाइम पर दोनों धरती पर गिरेंगे। इस टॉपिक के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पर आप अभी इस पर विश्वास कर लीजिए कि यह बिल्कुल सच है। तो गैलीलियो गैलीली ने इतने ज्यादा अच्छे तरीकों से इस साइंस को आगे रखा कि आज साइंस इस मुकाम पर पहुंच गई। फिर आगे जाके न्यूटन ने उनके इन लॉज से प्रेरित होकर अपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिए और आज हम जानते हैं कि न्यूटन के कारण फिजिक्स कहां पर है। फिर आगे धीरे धीरे साइंटिस्ट कम्युनिटी इतना कुछ आगे बढ़ गई और आज हम देखते हैं कि साइंस कहां तक पहुंच चुकी है, हम स्पेस तक पहुंच चुके हैं। आप भी एक साइंटिस्ट बन सकते हैं। कैसे? कोई इसमें ज्यादा कोई इतनी बड़ी डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट क्यूरियस रहना होगा, आपको क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी अपने सराउंडिंग से। नेचर इज स्पीकिंग टू यू, इट्स अप टू यू दैट यू विल अंडरस्टैंड इट्स इंडिकेशंस और नॉट, कि आप उसकी इंडिकेशंस को समझ पाएंगे क्या नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जिस लैंग्वेज में नेचर बोल रही है, क्या आप उसको समझ सकते हैं? अगर आप उसको समझ सकते हैं तो आप उसके रहस्य को 2 मिनट में बाहर निकाल देंगे। तो स्टार्ट क्वेश्चनिंग टू योर सराउंडिंग्स कि व्हाई
आर दे एग्जिस्टिंग हेयर, उनका कारण क्या है और इसी तरीके से क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ की शेप कर्व्ड ही क्यों है, क्यूबिकल क्यों नहीं है। सन जो है वो क्यूब भी तो हो सकता था, स्फेरिकल ही क्यों है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग आंसर छुपे होते हैं जो कि फिजिक्स देती है। अगर ये क्वेश्चंस हमने 200-300 साल पहले अपने आप से कर लिए थे या किसी ने कर लिए होते तो वो हिस्ट्री क्रिएट कर देता। तो इसी तरीके से साइंस का रिवोल्यूशन होता है। तो हमने यहाँ पर देखा है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड्स कैसे, क्योंकि उस टाइम कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था, टेलीस्कोप का खुद इन्होंने मॉडिफाई करा। और उसके बाद में जो एक्सपेरिमेंट्स करते थे अपनी थ्योरीज को एक्सप्लेन करने के लिए, घड़ी तो होती नहीं थी उस टाइम पर, वे अपनी पल्स के साथ कि जैसे मैं एक पेंडुलम को लटकाकर छोड़ देता हूं, वह ओसिलेट करना स्टार्ट कर देता है। अब मैं तो घड़ी के साथ मैच करूंगा कि 1 सेकंड में 2 ओसिलेशन हो गए, 3 सेकंड में 4 ओसिलेशन हो गए। इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, टाइम के साथ मैचिंग करता हूं। लेकिन उस टाइम तो कोई क्लॉक भी नहीं थी, मैं अपनी पल्स के साथ मैच करते थे कि 2 पल्स 1 ओसिलेशन, 4 पल्स 2 ओसिलेशन। तो इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके निकाले एक्सपेरिमेंट्स को निकालने। एक्सपेरिमेंट क्यों करता है इंसान, क्योंकि अगर आप किसी साइंटिफिक थ्योरी की अल्टीमेट टेस्टिंग चाहते हैं तो उसका अल्टीमेट टेस्ट एक्सपेरिमेंट होगा। अगर एक्सपेरिमेंट कहता है कि हाँ यह बिल्कुल ठीक है तो आपकी थ्योरी बिल्कुल राइट है, अगर एक्सपेरिमेंट कहता है यह ठीक नहीं है तो आपकी थ्योरी बिल्कुल गलत है। तो इसी तरीके से अगर आप नेचर के इन पैटर्न्स को समझ जाते हैं तो आप इनके रहस्य को भी समझ जाएंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ हम अगली वीडियो में भी आएंगे। तब तक के लिए आपसे हम अलविदा लेते हैं और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।